नमस्कार साथियों, मैं हूँ एस मौर्य। आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का इतिहास, ऋग्वैदिक काल। देखिए, इसमें दो काल हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैंने मेन बिंदु लिख लिए हैं, इनके द्वारा हम समझेंगे ऋग्वैदिक काल को। नंबर 1, तो इसमें 10 मंडल, 1017 सूक्त और 11 वालखिल्य, 10,600 मंत्र इसमें हैं। अब समझिए यहां पे कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028 बताए जाते हैं, लेकिन इसमें 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य हैं। ये कई परीक्षा में आ चुका है। बालखिल्य बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बालखिल्य कितने हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। 11 बालखिल्य हैं और 10,600 मंत्र हैं। और इन मंत्रों का जो उच्चारण करता है, जो पढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है? होता या होत्र। चलिए आगे। पॉइंट नंबर 2 से 7। जी हां, ये 10 मंडल हैं, लेकिन 2 से लेकर 7 तक प्राचीन हैं। और इसके बाद 1, 8, 9 व 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। जी हां, ये बाद में जोड़े गए हैं। 10वें मंडल में हमें एक विराट पुरुष की भी जानकारी मिलती है, जिससे जातियों का विभाजन बताया गया है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण। जी हां, ये जो प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, वो कौन थे? अग्नि, मित्र, इंद्र और वरुण। और इसमें जो इंद्र हैं वो सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते थे। और इन्हीं की स्मृति में जो प्रार्थनाएं गाई जाती थी, ये उसी का संकलन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। चलिए आगे। परिवार कैसे थे? पितृसत्तात्मक, यानी कि जो मुखिया था वो पिता था। और सामूहिक परिवार, यानी कि सिंगल फैमिली नहीं थी, जॉइंट फैमिली के परिवार हुआ करते थे। और स्त्रियों को बहुत ही ज्यादा अधिकार थे। देखिए इस समय क्या है? पढ़ने का अधिकार और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार। जी हां, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था और पढ़ने का अधिकार था। आगे चलते हैं। जाति प्रथा कर्म पर आधारित थी। जी हां, ये जो जाति प्रथा है वो जन्म पर नहीं, बल्कि केवल और केवल कर्म पर आधारित थी। और भोजन कैसे हैं? भोजन को देखिए, इस समय भोजन कैसे है? शाकाहार और मांसाहार, यानी कि दोनों प्रकार के जो आहार होते हैं वो इस समय प्रचलित थे। अगला पॉइंट, वेशभूषा। इस पे विशेष ध्यान दीजिए, अधिकतर ये परीक्षा में आता है। वेशभूषा, पोशाक या बास, ठीक है ना? ये क्या थे? लोअर गारमेंट, यानी कि कमर के नीचे पहनने वाले जो वस्त्र थे वो कौन से थे? पोशाक या बास, ये लोअर गारमेंट थे। और अधिबास, ये थे अपर गारमेंट। जी हां, ये अपर गारमेंट थे। और जो नीवी थी वो क्या थी? अंडर गारमेंट। जी हां, जो नीवी शब्द मिल रहा है वो कैसे वस्त्र थे? अंडर गारमेंट। और ये वस्त्र कैसे थे? सूती और ऊनी। जी हां, सूती और ऊनी, ये वस्त्र सूती मिल रहे हैं और ऊनी मिल रहे हैं। चलिए, तो ये हो गए क्या? वेशभूषा। आगे चलते हैं। राजनीतिक संगठन। जी हां, राजनीतिक संगठन कैसा था? तो इसकी जो इकाई कहां से शुरू होती है? कुटुंब, यानी कि परिवार से। तो कुटुंब का प्रधान कौन होता था? इसका जो प्रधान पुरुष है वो इसका प्रधान होता था, जिसे कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलपति। चलिए, ऐसे कई परिवार मिलके गांव बनता था और गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामणी बोलते थे। इस पर विशेष ध्यान दें, ये परीक्षा में अधिकतर आते हैं। तो ग्राम का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? ग्रामणी। और कई ग्रामों के समूह, जी हां, कई ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? विश। कई ग्रामों के समूह को विश कहा जा रहा है। और इसका जो प्रमुख होता था, इन सभी का जो मुखिया होता था, उन्हें
हाँ, क्या कहते हैं? विश्वपति। जी हाँ, सभी ग्रामों के एक मुखिया होता था, इसको विश्वपति कहते थे। और कई विश्व, समझिए यहां से, कुटुंब, कुटुंब मिला के क्या ग्राम बन रहा है, और कई ग्राम मिला के विश्व बन रहा है, और कई विश्व मिलके क्या बन रहा है? जन। कई विश्व मिलके क्या बन रहा है? जन। और जन का जो प्रमुख है वो कहलाता था राजन या गोप। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आजकल परिवार है, परिवार के बाद में फिर क्या है? गांव है, गांव के बाद तहसील है, तहसील के बाद जिला है, जिले के बाद संभाग है, राज्य है। ये सेम उसी प्रकार की संगठन थे। चलिए आगे। देवता। जी हां, तो जो देवताओं की संख्या है वो है प्रमुख 33। जी हां, 33 देवता हैं। इसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां, इनको पार्थिव देवता की संज्ञा दी गई, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले देवता। इसके आगे चलेंगे। इंद्र, रुद्र, वायु, मारुत, बात, ये आकाश के देवता माने जाते हैं। और इसके आगे घोष, मित्र और सूर्य। जी हां, ये जो देवता है वो स्वर्गस्थ, यानी कि स्वर्ग के देवता माने गए। आगे चलते हैं। 16 संस्कार। जी हां, मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, यानी कि मां के गर्भ से लेके और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद जो क्रिया होती है, अंत्येष्टि। जी हां, तो गर्भ से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार माने गए हैं मनुष्य जीवन में। तो कौन कौन सी हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अत्तप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये है 16 संस्कार। चलिए आगे चलते हैं। विवाह के प्रकार। जी हां, ऋग्वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। इसमें से जो 4 है वो अच्छे बताए गए हैं और 4 की निंदा की गई है। कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इस तरह के 8 विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। नदियां। जी हां, ये जो नदियां हैं वैदिक काल में इनके कुछ और नाम थे और आधुनिक नाम जो है वो कुछ और है। जैसे आधुनिक नाम है सतलज, लेकिन इनका वैदिक काल का नाम क्या था इस नदी का? शतद्री। जी हां, शतद्री। चलिए, अस्किनी, इसे कहते हैं चिनाव। विपाशा, इसे अब कहते हैं व्यास। परुष्णी, इसे कहते हैं रावी। वितस्ता, इसे कहते हैं झेलम। सिंधु, इसे कहते हैं सिंध। जी हां, तो ये है वैदिक कालीन नाम और आधुनिक नाम। अगला पॉइंट, गायत्री मंत्र। जी हां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में आ चुका है गायत्री मंत्र। तो ये कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से ले लिया। तो ऋग्वेद से लिया गया है, तो किस मंडल से लिया गया है? तो तीसरे मंडल से। जी हां, 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो ये तीसरे मंडल से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी। जी हां, ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे। सोमरस। ये सोमरस क्या था? या सोमरस का पान देवता करते थे। और ये जो सोमरस है ये एक वनस्पति है और ये हिमालय की एक चोटी है जिसे बोलते हैं मुंजवत पर्वत। जी हां, मुंजवत पर्वत, उस पर यह वनस्पति मिलती है जिससे यह सोमरस बनाया जाता है। सभा, समिति, विदग्ध, ये 3 समितियां हैं। ये तीनों समितियां हमें कहां पे मिल रही हैं? इससे राजा है और राजा का जो कार्य है उसके संचालन में ये जो समितियां हैं इनका बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, पहली जो समिति है इसका नाम है सभा। ये जो सभा होती थी ये प्रमुख व्यक्तियों की सभा होती थी। इसमें राजा, राज परिवार के लोग, मंत्री, सेनापति, जो विशेष व्यक्ति हैं वो इसमें भाग लिया करते थे सभा में। जो समिति है, ये जो समिति थी ये किस प्रकार की सभा थी? इसमें आम लोग, जी हां, आम लोग भी इसमें भाग लेते थे, यानी कि जनता भी इसमें भाग लेती थी। और ये है विदग्ध।
ये जो है ना, ये समिति, तो इसमें कौन कौन भाग लेता था? इसमें जो वृद्ध जन थे, विद्वान लोग थे और वृद्ध जन थे, वो इसमें भाग लेते थे वेदांत में, और इसमें धार्मिक चर्चाएं की जाती। जी हां, ये जो सभा होती थी इसमें क्या धार्मिक चर्चाएं की जाती थी, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल ये दो रह गई। और ये दोनों ही क्या करती थी? राजा का जो कार्य है उसमें अपनी सलाह देती थी और उस पर अंकुश रखती थी, यानी कि राजा निरंकुश ना हो जाए इसका पूरा ध्यान ये सभा समिति रखती थी। चलिए, आर्थिक जीवन कैसे थे? तो मेन इनका जो जीवन यापन होता था वो पशुपालन से होता था। मेन व्यवसाय क्या है? पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है, और व्यापार और कृषि। जी हां, इसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं, और ये कृषि व्यापार भी करते थे, लेकिन मुख्य जो है जीवन का जो आर्थिक आधार है वो था पशुपालन। चलिए आगे, ये कुछ शब्द हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो स्पर्श, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। स्पर्श, तो स्पर्श का क्या मतलब है? गुप्तचर। स्पर्श शब्द का ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर के लिए प्रयोग हो रहा है। फणी शब्द का व्यापारी के लिए प्रयोग हो रहा है। कुलपति का परिवार का मुखिया। जी हां, यहां मैंने बताया था आपको, परिवार का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता? कुलपति। ठीक है, चलिए आगे। निष्क, निष्क शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए हो रहा है। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए हो रहा है। कुल्या शब्द का प्रयोग नहर के लिए हो रहा है। द्वैता, द्वैता जो शब्द है उसका प्रयोग पुत्री के लिए होता है, पुत्री या दूध दोहने वाली, इसके लिए द्वैता शब्द का प्रयोग हो रहा है। गोहन, गोहन यानी कि गाय का वध करने वाला, यानी जो व्यक्ति गाय का वध करता है उसको क्या कहा जाता है? गोहन कहा जाता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ऋग्वैदिक काल के बारे में। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।